नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के बुक, जिसका पहला चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसका मतलब होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, जिसके चैप्टर के बारे में हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और IAS का नोट्स है, इस पर समझाएंगे और कुछ डिटेल चीज़ भी बताएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित कुछ तथ्य। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बुक लिखा गया है। एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर सिविल एस्पायरेंट्स के लिए ये किताबें। इसमें पहला आपका बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया गया कि ब्रिटिश केम 1600 मतलब जो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो 1600 में मतलब भारत आए थे। ठीक है, इंडिया में किस पर्पज़ से? तो ये ट्रेड के पर्पज़ से। मतलब द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, जिनको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा मान्यता मिला था। राइट। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1858 सिपोय मैटरनिटी द ब्रिटिश क्राउन assumed डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस ऑफ बिहार। यानी कि 1858 में एक आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपोय मैटरनिटी हुआ था। ठीक है, इन 1858 in the wake of the Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governments of India. This rule continued until इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 1500 1947। यानी कहने का मतलब ये है कि 1858 के बाद जो पूरा जो सत्ता है वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम.एन. रॉय थॉट फॉर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एम.एन. रॉय करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने सोचा कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो। राइट, भारत में क्या हो? 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो। उसके बाद जैसे द कंपनी रूल, यहाँ पे अब लिखा हुआ है द कंपनी रूल। एक्चुअली आपको बता दें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार देयर आर टू मेजर हेडिंग्स है, एक कंपनी रूल है और एक क्राउन रूल है। जो कंपनी रूल जो स्टार्ट होता है वो 1773 से 1858 तक, और जो द क्राउन रूल है जिसे यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन क्राउन रूल जो है 1858 से लगभग 1947 तक का ये चीज़ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका एक इम्पॉर्टेंस है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया, एक इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पॉर्टेंट 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये था कि इसका इम्पोर्टेंस ये था कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अफेयर्स हैं, उसके जो मामले हैं, वो सबका जो हैंडल हो करेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। राइट। उसके बाद जो सेकेंड जो स्टेप है, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, और जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो फंक्शन है उसको पहचान भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। उसके बाद इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लीड करेगा, उसका नींव रखेगा। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मतलब लीड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में केंद्रीय प्रशासनिक के तौर पे एक नींव रखेगा जिसका नेतृत्व ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। इसके कुछ फीचर्स हैं ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो, जैसे डिजाइनेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक बंगाल के जनरल गवर्नर थे जिनका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो फर्स्ट जनरल हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और बंगाल के पहले गवर्नर, असिस्टेड बाय 4 मेंबर काउंसिल, जिन्होंने 4 सदस्य परिषद का गठन किया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है
एंड फिक्स टेन्यूर 5 ईयर। गवर्नर ऑफ मद्रास बम्बे आर अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर ऑफ मद्रास बम्बे आर अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ही अधीन थे। नो प्राइवेट ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जिसका स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता में, कितना तारीख को हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दिया है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता लिखा हुआ है, 3 अदर जज और एक मुख्य जज थे। अब नाउ सेकेंड जो टर्म है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। In a bid to rectify the defect of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे दिया है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसकी इसके पहले एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको एक ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रूल पास किया था, अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1781 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन कुछ उसके साइलेंट फीचर थे जो बात की आप पढ़िएगा लक्ष्मीकांत बुक तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये बताया गया कि द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके फीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडमेंट एक्ट 1781 आल्सो नॉन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। और डिस्टिंग्विश ब्लू कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड है अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ सेंट्रल मैनेज पॉलिटिकल अफेयर द इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो आपके सारे कमर्शियल अफेयर क्रिएट करेगा, ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड जो है उसको मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर को। उसके बाद जो है थर्ड जो है एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ सेंट्रल टू सुपरवाइज एंड ऑपरेशन ऑफ सिविल टू मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे एक बोर्ड का गठन किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बोर्ड का गठन हुआ जिसको सुपरवाइज, जिसका देख रेख करेगा, 2 सिविल, उसके लिए मिलिट्री गवर्नमेंट होंगे, और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, और उस पर ब्रिटिश भारत में मतलब ब्रिटिश जो है कर लगाएगा। और जो यहाँ पे जो फोर्थ है कंपनीज टेरिटरीज, मतलब क्षेत्र होता है कंपनी का क्षेत्र इन इंडिया, भारत में कंपनी का जो क्षेत्र है वो कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश का अधिकार। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आप इतना समझे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे आपके सामने।